सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो वेलकम है आपका बायो विद डॉक्टर झा में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोमोलिक्यूल्स है क्या? आपने कभी सोचा है कि हम जितने भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें यूज़ हुई हैं, वो कैसी दिखती होंगी? आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आपके अर्थ क्रस्ट से, यानी कि आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपके अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है। तो वो कैसे? और ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ध्यान से सुनना और जहाँ पे भी डाउट हो वीडियो को वापस देख लेना। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे तुम्हारी बॉडी, जो मैंने बताया अर्थ का क्रस्ट, क्या तुम्हारी बॉडी और एक पत्थर क्या सेम केमिकल से बने हैं? कभी सोचा है ये? तो इसका आंसर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाँ। बट हमें थोड़ा सा चीज़ देखना है कि कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि जैसे आप यहाँ पे देखो, कुछ एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन हो गए, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। ये ह्यूमन बॉडी में काफ़ी अबेंडेंस में है। जैसे अब हाइड्रोजन आप अर्थ क्रस्ट में देख लो और यहाँ पे देखो, ये ह्यूमन बॉडी का डेटा है। अब कार्बन देखो कितना कम है, यहाँ पे 18.5, यह कितना ज़्यादा है। और ऑक्सीजन 4.6 और यहाँ पे है 65.0। अगेन नाइट्रोजन वेरी लिटिल और यहाँ पे 3.3। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे में मेजरली अबेंडेंस में क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, CHON, ये सारी चीज़ें हमें है अबंडेंस में। बाकी चीज़ें आप ध्यान देंगे कि रिलेटिवली ऑलमोस्ट, जैसे अब ये कुछ ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट उससे थोड़ा कम है, ये इस तरह से। तो बाकी चीज़ें जो है रिलेटिवली काफ़ी कम है। और जो हम सिलिकॉन की बात करते हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ओके, तो अब जानते हैं कि फ़र्क क्या है। हमने तो ये जान लिया कि ठीक है हम एक जैसी चीज़ों से बने हैं, तो फ़र्क क्या है कि जो हमारी बॉडी है उसमें कार्बोहाइड्रोजन जो है वो हमने देख लिया कि अर्थ क्रस्ट से बहुत ज़्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट फ़र्क ये है कि ये एलिमेंट एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। मतलब कि ह्यूमन बॉडी में ये जो जितने भी आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये एक खास वे में ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिससे हम कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स, जो कि है सिर्फ लिविंग टिश्यूज़ में। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि हम अर्थ क्रस्ट से क्यों डिफरेंस है। हमें कार्बन ज़्यादा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो ज़्यादा है ही, बट हमें जो है जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइज है, जिसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ो। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों हैं। अब वो हमने कैसे सेग्रीगेट किए वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, और मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वाटर, 70 to 90%। तो आपको लगता होगा कि वाटर कैसे हो सकता है, बट हाँ, सबसे ज़्यादा वाटर है अबेंडेंस में, इसका ध्यान रखना आप। पहले देखो, वाटर है, फिर प्रोटीन है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयंस। तो इस तरह से आप ध्यान रखो। सबसे पहले तो आपका वाटर आ गया, और ये हमें पता है प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंजाइम से लेके, अगर हमने फॉस्फोबाइलेयर याद है आपको, वहाँ पे भी प्रोटीन है। फिर आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड्स। ओके, हम न्यूक्लिक एसिड को तो भूल गए। न्यूक्लिक एसिड हमारा कार्बोहाइड्रेट से पहले हमारा न्यूक्लिक एसिड आएगा, देन आएगा कार्बोहाइड्रेट, एंड देन लिपिड्स, एंड देन जितने भी आयंस है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने चीज़ें देख ली कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट और जो हमारी ह्यूमन बॉडी में। और यहाँ पे जो आप चीज़ें देख रहे हो, लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक तो पता लग गया, इनऑर्गेनिक क्या है वो। ओके, अब आप देख लो कि एनालाइज कैसे करेंगे। हमने तो बात कर लिया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। तो पहला है एसिड सॉल्युबल फ्यूल। तो आपने क्या किया, एक टिश्यू लिया, उसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया। मतलब जैसे आप मोटर पेस्टल, जैसे आप चटनी बनाते हो ना, एकदम जस्ट सपोज इमेजिन करो आपने धनिया लिया। आई नो धनिया ऐसा नहीं होता, बट धनिया को अच्छे से पीस दिया सिलबट्टे पे। ओके, सिलबट्टे पे उसे ग्राइंड कर दिया। अब आपके पास जो भी आपकी चटनी बची, लाइक जो भी आपकी ये चटनी है, आपने क्या किया, एक चीज़ क्लॉथ लिया और
उस चटनी को यहाँ छान दिया। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ जो है जो यहीं पे रह जाएंगी, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो यहीं रह जाएंगे, और जो थोड़ा लिक्विडी पार्ट है या जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। ओके, तो इसको आप क्या बोल दोगे, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे वो है फिल्ट्रेट, और ये है एसिड सॉल्युबल पूल। और जो यहाँ पे बचा हुआ रह गया, जिसका रिटेंशन हो गया, जो रह गया, वो है रिटेंटेट, जो है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब तो बात आ गई कि इस तरह से हमने जो भी अपने ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं ऐसे हमें मिल गए, हमने इनको ऐसे डिफरेंशिएट कर लिया। अब बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं उसको आप कैसे अलग करोगे, कैसे उनकी एनालिसिस करोगे। तो उसके लिए एक ऐश एनालिसिस, जिसमें आप क्या करोगे, टिश्यू को बर्न करोगे तो उससे CO2 और वाटर पूरा निकल जाएगा। तो जो ऐश बचेगा उसमें होंगे सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी ऐश में। ठीक है, अब बात करते हैं जो माइक्रोमोलिक्यूल्स वर्सेस मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो अभी हमने पढ़ा था एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गया, इसको आप बोलोगे एसिड सॉल्युबल पूल। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी छोटे हैं, तो ये छन के नीचे चले गए छन्नी से, तो इनका वेट देखो, ये लेस देन 1000 डाल्टन है। ठीक है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लाइक मोर देन 10,000 डाल्टन्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो क्या क्या है, एसिड है, शुगर्स है, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसका है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। अब लिपिड में आपको पता है यहाँ पे स्टार मार्क क्यों किया गया है, कि ऑल्दो मैक्रोमोलिक्यूल्स रिटेंटेड में लिपिड्स भी रह जाता है, बट अगर आप इसका जो मॉलिक्यूलर वेट देखोगे वो है लेस देन 800 डाल्टन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम है तो स्टिल ये रिटेंटेड में क्यों रह गया। ये इन बिकॉज ये इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में रहने का, यानी रिटेंटेड में रहने का इनका यही कारण है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ये इनसॉल्युबल है, ये वेसिकल्स ये वाटर से बहुत ही दूर भागते हैं। ठीक है, तो ये रह गए वहीं पे ऊपर ही। बट अगर आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑल्दो ये आपको मिलेंगे रिटेंटेड में, बट ये मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। ओके, तो अब हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ना वो फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप जानते हैं अमाइनो एसिड हो गया, शुगर्स हो गए, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब का फंक्शन हमें पता हुआ है। मतलब कि जैसे अब अगर आप बात करो कि ये सारे ऑर्गेनिज्म में हैं, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, और इनकी नोन फंक्शंस है, आप जानते हो कि सर्वाइवल के लिए कितने जरूरी है। लेकिन अगर आप बात करो कि जैसे मॉर्फिन, रबर, हल्दी में करक्यूमिन होता है, हमने ये सुना है, तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब आ रहे हैं प्लांट से, यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ क्या है ना कि मेनली ये प्लांट्स, फंगस, माइक्रोब्स में रहते हैं, लेकिन हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इनके फुल्ली फंक्शन क्या है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भले हमें इनके फंक्शंस ना पता हो, लेकिन ये हम ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब आप देखो, पहले तो देख लो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है। पिगमेंट्स है, जैसे कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, याद है हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो पिगमेंट्स होते हैं। एल्कलॉइड्स होते हैं मॉर्फिन, आपके कोडीन एंड टर्पेनॉइड्स। तो टर्पेनॉइड्स में देख लो, टर्पेनॉइड्स में है मोनोटर्पेन्स, डाइटर्पेन्स, तो ये इनका नाम भी आ जा रहा है, तो इस तरह से आपको ये याद भी हो जाएगा। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास, आई थिंक काफी सारे लोग जलाना भी पसंद करते हैं। उसके बाद टॉक्सिन में आर्बिन, रिसिन, लेसिटिन, कॉन्कावेलिन ए। ड्रग्स में है विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, अगेन हम जो हमें टर्मेरिक में मिलता है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है उसमें। एंड पॉलीमरिक सब्सटेंस, जिसमें रबर, गम एंड सेलुलोज। तो ये सारी जो है ना, ये एनसीईआरटी में ना कई बार, एनसीईआरटी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है तो ये नीट में कई बार पूछी जा सकती है, तो आप इसको ध्यान में रखना। और अगर आपके पास कोई अच्छा न्यूमेरिक्स है, क्योंकि देखो न्यूमेरिक्स क्या होता है, कई बार मैं बना दूंगी, शायद में भी आपको उतना याद नहीं। अगर आपके पास खुद का कोई न्यूमेरिक्स है जो आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल है, वो दूसरों के लिए भी रहेगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वरना मैं ट्राई करूंगी कुछ न्यूमेरिक्स के लिए अलग से वीडियो लेके आने। ओके, तो अभी प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अपने को
पूरा हो गया है क्लियर। अब आते हैं अमाइनो एसिड्स पे। तो अमाइनो एसिड्स क्या है? पहले तो ये देख लो कि अमाइनो एसिड्स जो होता है ना, कि इसमें क्या-क्या प्रेज़ेंट होता है। आपको एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेज़ेंट होता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि एक हाइड्रोजन प्रेज़ेंट रहेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप रहेगा एंड अ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल ग्रुप बार-बार चेंज होता रहता है। तो ये इसी तरह से हमें 20 तरह के यानी 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलते हैं। और अमाइनो एसिड्स में भी कुछ सारे अमाइनो एसिड है जो एसेंशियल है और कुछ नॉन एसेंशियल है। अब देखो जैसे ये लिखा है 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। तो मैं आगे आपको एसेंशियल नॉन एसेंशियल के बारे में बताती हूँ। ठीक है, पहला फिर देखा हमने आर ग्रुप जो है वेरिएबल होता है, वो चेंज होता रहता है, वो डिसाइड करता है कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है। आर ग्रुप क्या, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये चेंज होता रहेगा और ये बताएगा ये कौन सा अमाइनो एसिड है। ओके। अब इसमें जो ग्लाइसिन है ये सबसे ज्यादा सिंपल है, इसमें आर ग्रुप जो है वो एच होता है। तो बेसिकली आपके जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनमें कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन क्या, कि जिनके चारों जो वैलेंसीज है ना उस पे अलग अलग कंपोनेंट्स है। बट ये एक ऐसा है ग्लाइसिन जहाँ पे आर जो है वो एच है। तो दैट्स वाई ये एक इकलौता है जो कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, सबसे सिंपल। तो यहाँ पे क्या-क्या आपको यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा कार्बन क्या, जहाँ से आपको वो प्राइमरी सबसे फर्स्ट कार्बन जहाँ से वो सारे अटैचमेंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया आपको हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, ठीक है? अब आते हैं हम ज़्विटर आयन पे। तो ये ज़्विटर फॉर्म क्या है? ये आप जो बी वाला देख रहे हो ना, ये ज़्विटर फॉर्म है। इस पे क्या, एक पर ही प्लस और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, ठीक है? तो ये इसका ज़्विटर फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अमाइनो एसिड्स की, तो जो कि अब हमने बताया कि कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है? अब एसेंशियल्स कौन-कौन से हैं जो हमारी बॉडी को नीडेड है, वो 9 है टोटल, ठीक है? जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं, तो हमें वो कहीं से भी डाइटरी इनटेक से हमें ज़रूरत नहीं है लेने की। एसेंशियल क्यों बोला गया है? बिकॉज़ एसेंशियल ज़रूरी है, यानी हमें वो लेना पड़ेगा, अपने डाइट में उसे पूरा करना पड़ेगा, वो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं बनते, वो ये 9 हैं। तो ये 9 जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, आप ये देखो PVTTIMHLL। सो इट्स समथिंग मैंने न्यूमेरिक कोशिश करी थी, इट्स प्राइवेट टिम हॉल, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो आपका पी से फिनाइललाइन, वैलीन, थ्रेओनीन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनीन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसीन, ये आपको सारे ऐसे याद रखना है। तो आप ये ग्लाइसिन देखो, हमने जो पढ़ा था यहाँ पे भी एच है। तो ये इकलौता है जो कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ पे देखो CH3 आर, हमारा आर ग्रुप, यहाँ CH2OH, ओके, सेरीन, एलेनिन, ग्लिसरीन। तो ये जो, क्योंकि ये ना एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो ये प्लीज आप ध्यान में रखना कि ग्लिसरीन, अलेनिन और सेरीन के स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? ये आपको मे बी डायग्रामेटिक फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि टाइप्स क्या क्या है। जो हमारे अमाइनो एसिड है उसका एक एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एरोमेटिक है। एरोमेटिक आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो साइक्लिक फॉर्म वाले होते हैं। तो ये आपको क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि आपकी नीट में कई बारी पूछ लिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएँगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से एसिडिक कौन-सा है? देखो एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, बेसिक लीसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, न्यूट्रल में वैलीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, ग्लिसरीन, एरोमेटिक में टायरोसिन, फिनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफैन। तो एरोमेटिक याद करना बहुत ईज़ी है। एसिडिक भी आपको याद करना ईज़ी है, लेकिन एक ऐसा एसिडिक आपका एग्ज़ाम्पल है जिसके नाम के पीछे एसिडिक है बट वो एसिड है नहीं। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, गूगल करो। आई नो वो एनसीईआरटी में ऑल्दो नहीं है, बट अगर स्टिल अगर आपको वो पता है, आपने अगर केमिस्ट्री में उसे कहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ओके? बेसिक में लाइसिन, हिस्टिडीन एंड यस, आई गेस इसको मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है। आपको एक ही बार याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने देख लिया। अब हम आते हैं प्रोटीन, जिसे कहा जाता है लाइफ की मशीनरी। तो यानी प्रोटीन, आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब प्रोटीन के बीच में कौन-सा बॉन्ड होता है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट्स पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ पे बॉन्ड की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो आपके जो अमाइनो एसिड होते हैं, उनकी ही जो लीनियर चेन है, वही मिलके आपको बनाती है प्रोटीन, ठीक है?
क्या होता है? आपके अमाइनो एसिड की जो लीनियर चेन है वही मिलके बनाती है प्रोटीन, और वो जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, यानी प्रोटीन जो होते हैं उनके बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये एकदम आपको ध्यान में रखना है। अब जो प्रोटीन होते हैं वो हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, यानी कि जितनी भी अमाइनो एसिड उसमें जुड़े हैं वो सारे डिफरेंट होंगे, वो एक जैसे नहीं है, वो हेट्रो है। और ये तो मैं बताया 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, 9 एसेंशियल, और बाकी कितने बच गए? 11 नॉन एसेंशियल। अब मोस्ट अबंडेंट, ये भी रुबिस्को कितने बार पूछा गया होगा नीट के एग्जाम में। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? कोलाजन है, एनिमल वर्ल्ड का, ओके। और जो रुबिस्को है, अब रूबिस्का को फुल फॉर्म देखते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मोस्ट अबंडेंट इन बायोस्फेयर। यानी अगर आपको पूछा जाए कि बायोस्फेयर में सबसे ज्यादा अबंडेंस में कौन सा प्रोटीन है, तो आप बोलोगे रूबिस्को। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि एनिमल वर्ल्ड में कौन सा है, तो आप रूबिस्को नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कोलाजन। ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के प्रोटीन हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। तो अब कोलाजन का क्या फंक्शन है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शन। अब ग्लूट4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में काम करता है, ठीक है। रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल टेस्ट हार्मोन। अब यहाँ पे ग्लूट4 को मैंने इतना ज्यादा क्यों इज्जत दी? क्योंकि याद है आपको, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मेम्ब्रेन, जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके क्रॉस जो ट्रांसफर होता है, कभी कभी हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से आपको कुछ चमका कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है और यहाँ हम ग्लूट4 की बात कर रहे हैं, यानी कि यार ये कैरियर प्रोटीन हो सकता है जो कि काम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का करा रहा है, और उसका नाम है ग्लूट4। तो ये भी एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ से आप याद रखोगे कोलाजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, माय बैड, एंटीबॉडी, ग्लूट4 रिसेप्टर्स, ठीक है। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन के 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टररी, ठीक है। प्राइमरी इज जस्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, एन से सी टर्मिनल तक, सिंपल। ये देखो, ये दिख रहा है आपको। सेकेंडरी क्या हो गया? फोल्डिंग इनटू अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। यहाँ पे देखो, ये अल्फा हेलिक्स और ये बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। टर्शियरी 3D शेप ड्यू टू आर ग्रुप साइड चेन बॉन्डिंग। तो ये टर्शियरी वाला है और ये क्वाटरनरी है, ठीक है। अब क्वाटरनरी क्या है? इसका एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, ये आपको देख लेना है। 4 सब यूनिट है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स। अब हम इसको ना थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं क्या क्या, और ये बने कैसे कैसे हैं, ठीक है। हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो प्राइमरी आप ये देख रहे हो एन एंड सी टर्मिनल, इसमें क्या बस एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लाइन में है, जैसे कि अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ना एन और सी टर्मिनल क्या बोल रहा है कि अगर जैसे एक अमाइनो एसिड हम ले लें यहाँ पे NH2 CH2 COOH, और मान लो एक और अमाइनो एसिड है यहाँ पे आपका, ये आपका CH3COOH। अब अगर इसमें आप वाटर को माइनस कर दो, यानी कि इसमें से आपको वाटर निकालना है, -H2O कर दिया आपने, तो एक तो क्या हुआ, इसी को अब हम डाइपेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ ध्यान नोटिस करोगे, क्योंकि ये पूरा एक सीक्वेंस है, यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो एन टर्मिनल सी टर्मिनल, तो ये इस तरह से लाइन में है, ठीक है, ये प्राइमरी वाले। अब फोल्डिंग इनटू अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, अब इसमें क्या हो गया है कि ये या तो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट में फोल्ड हो गए, कैसे? बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये इस तरह से हो गए, एक ना रिवॉल्विंग स्टेयर केस जैसे, ठीक है। अब अगर, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया, उसकी वजह से सेकेंडरी। अब बात करते हैं टर्शियरी की। तो टर्शियरी क्या हो गया कि जो है ना, ये देखो, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है एक वुलन बॉल की तरह है, पूरी की पूरी जो चेन है ना वो फोल्ड हो जाती है 3D स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे आप अगर देखो एंटायर चेन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। या आप बॉन्ड्स का ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या है, तो इससे स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। ये मतलब इसका इनका और कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गई। और बाकी आप अगर क्वाटरनरी की बात कर रहे हो, तो इसमें आपकी
मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ रहेंगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जिसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो ये आप ना ध्यान रखना, बिकॉज ये एनसीईआरटी की है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलो अब आगे हम एक बार देख लेते हैं कि लिपिड्स क्या है। ठीक है, तो जो लिपिड्स है ना वो बेसिकली क्या है कि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और लिपिड्स ऐसी चीज़ है जो आपने, अगर आप ध्यान दो तो आपने जो हमारा पिछला चैप्टर था, जो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, वहाँ पे हमने लिपिड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। ठीक है, तो एक बार अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें ना क्या क्या हो सकता है, जो लिपिड्स है ना ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिसमें आपको फैट्स भी हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकता है, वैक्स हो सकता है, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। ये सब ना, ये सब वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल, ये आप थोड़ा ध्यान में रखोगे, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इनका ना बहुत सारा काम है। अब ये आपको जैसे हमने देखा था हमारी जो सेल मेम्ब्रेन था, वहाँ पे क्या था, कुछ इस तरह से याद आया आपको, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स प्रेजेंट थी। ठीक है, तो इनका काम बहुत सारी चीज़ों में, एनर्जी स्टोरेज में, सेलुलर इंसुलेशन में, और हमारा सेल मेम्ब्रेन तो बनाती है। ठीक है, अब आप आगे आओ तो लिपिड्स में हम पहले पढ़ लेते हैं एक बार ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। और फॉस्फोलिपिड्स भी है, स्टीरॉल्स भी है, वैक्सेस भी है। लेकिन चलो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। हम एक बार देख लेते हैं कि सिंपल फैटी एसिड क्या है। तो इसमें क्या है, COH प्लस R ग्रुप की एक सिंपल सी चेन है। ठीक है, एक एंड पे, यानी एक एंड पे आपका, एक एंड पे क्या होगा, COH ग्रुप होगा, और एक एंड पे क्या होगा, R ग्रुप। और ये वेरी करते रहेंगे। और जो आपका और यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, इसमें बोला गया 1 to 19 कार्बन ही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 20 कार्बन भी है, और ये 16 कार्बन तो खैर ठीक है इसके रेंज में। तो ये जो आपका पामिटिक एसिड है उसमें 16 कार्बन होते हैं, और जो एराचिडोनिक एसिड है, आपका जो एराचिडोनिक एसिड है, इसमें 20 कार्बन है। लेकिन इसमें जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है 19 ही, बट हमने इसमें क्या किया, कार्बोक्सिल ग्रुप को भी इंक्लूड कर दिया, तो ये 20 कार्बन के हो गए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या, इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड नहीं है उसको आप सैचुरेटेड बोलोगे, और जिसमें डबल बॉन्ड आ गया उसको आप क्या बोल दोगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसकी एक बार एग्जांपल भी देख लो। आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड के क्या हो गए, जिनमें डबल बॉन्ड नहीं है वो सॉलिड ही रहेंगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे कि घी, बटर। ओके, और जो अनसैचुरेटेड है वो लिक्विड, जैसे कि ऑयल, फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, और ये है लिक्विड फॉर्म में आपके डबल बॉन्ड वाले। अब बात करते हैं ग्लिसरॉल की, बात करते हैं, और इसमें कैसे बनता है अभी मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रक्चर हम आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं ट्राइग्लिसराइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना ग्लिसरॉल का, तो कुछ इस तरह से होता है, CH2OH, OH। ठीक है, इसको NCERT ने ये भी बोला है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब क्या होता है, ये तो आपका हो गया सिंपल ग्लिसरॉल। ठीक है, अब यहाँ ये भी बोला गया है कि यहाँ पे ना आके फैटी एसिड्स जुड़ जाती हैं। ये आपकी फैटी एसिड, ये आपकी फैटी एसिड। अब जैसे अगर एक फैटी एसिड जुड़ी तो आपकी मोनोग्लिसराइड, दो जुड़ी तो क्या, डाई।
और अगर 3 जुड़ गई तो ट्राई। अब ये जुड़ी कैसी? तो अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे वाटर निकल जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, ईस्टर बॉन्ड बनते हैं। क्या बनेगा? ईस्टर बॉन्ड। तो अब क्या हुआ, आपके फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के बीच में क्या बन गया? ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड, और इससे बन सकते हैं, अगर एक फैटी एसिड आया तो मोनोग्लिसरॉइड, 2 तो डाई, और 3 तो ट्राइग्लिसरॉइड। अब ना एक चीज़ देख लो कि जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि अगर आप पहले तो ट्राइग्लिसराइड्स देख लो क्या क्या है, इसके क्या 2 टाइप्स है। अगेन इसका टाइप्स हो गया फैट्स एंड ऑयल। अब जो फैट्स हो गए, इनका क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब कि ये सॉलिड रहेंगे आपके रूम टेम्परेचर पे। वही आपका घी, बटर एंड ऑयल जो आपकी हो गई ना, इसका क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये हो गया आपका लो मेल्टिंग पॉइंट वाले, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो ये आपके ऑयल्स हो गए। अब इसका एग्जांपल आप देखोगे, अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिंजरी ऑयल, जिसको आप तिल का तेल भी बोलोगे, मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। ओके, अगेन अब देखो फैटी एसिड का, अब देखो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमने जो पढ़ा था वो फैट वाला, कि जिसमें जो डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या वो टाइटली पैक्ड है, तो इसीलिए वो सॉलिड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अनसैचुरेटेड की बात करो ना, तो क्या है, इनमें ना डबल बॉन्ड है, तो ये इस तरह से टाइटली पैक नहीं हो पाते और ये लूज रहते हैं, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ओके, अब जैसे अगर आप देखो सर्दी में जो मस्टर्ड ऑयल थोड़ा थिक होगा लेकिन लिक्विड ही रहता है, लेकिन जो घी है वो पूरा सॉलिड हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है। ओके, अब अगर बात कर लें थोड़ा बहुत, हम ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बात करते हैं। हमने जब बोला कि इतना इम्पॉर्टेंट है और ये क्या क्या काम करता है, तो ये ना बॉडी में ये हमें, जैसे हमने देखा कि ये स्टोर करते हैं हमारे एनर्जी को। अब यहाँ पे फैट है, ऑयल है, तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। अब आगे बढ़ो और एक बार हम देख लें फॉस्फोलिपिड्स। ये आप देख रहे हो, फॉस्फोलिपिड्स देख रहे हो। अब फॉस्फोलिपिड्स देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा फॉस्फोलिपिड्स। तो देखो अब क्या होता है ना, फॉस्फोलिपिड्स में क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। अब ग्लिसरॉल तो है ही यहाँ पे, 2 फैटी एसिड भी आ गए, ठीक है, और फॉस्फेट प्लस एन कंपाउंड, फॉस्फेट और एन कंपाउंड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ऐसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉस्फोलिपिड में एक ग्लिसरॉल आ गया आपका, ये वाला। ओके, फिर आपका आ गया 2 फैटी एसिड, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये और ये, प्लस फॉस्फेट प्लस एन कंपाउंड। ओके, अब ये बन गया फॉस्फोलिपिड। अब ये कहाँ मिलता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या बाइलेयर बनाता है? याद आया कुछ? लिपिड बाइलेयर जो हम देखते थे इस तरह से, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनती थी। हाइड्रोफिलिक हेड आउटसाइड, हाइड्रोफोबिक टेल इनसाइड, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है लेसिथीन करके। लेसिथीन करके ये ध्यान रखना कि ये किसका, फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। और जो दिस इज़ वेरी फेमस फॉस्फोलिपिड, एग योक में होता है बहुत ज़्यादा, और
इसका काम फूड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। और एक बार आप कोलेस्ट्रॉल का भी देख लेना, कोलेस्ट्रॉल ये किस तरह से दिखता है, बिकॉज आपको नीट में ये पूछा जा सकता है, ये आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देगी कि व्हाट इज़ दिस, तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी देख लेना है, ओके। अब ना हम एक काम करते हैं कि क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली कि फैटी एसिड में क्या क्या है और लिपिड्स क्या है, तो एक बार वापस से सारी चीज़ों को यहाँ पे स्ट्रक्चर करके देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। अब हम लोग ना एक बार लिपिड की पूरी कंप्लीट फैमिली ट्री देख लेते हैं, ठीक है। लिपिड्स में क्या क्या है आपका, पहले तो सिंपल लिपिड, जिसमें आपका क्या आ गया, ग्लिसरॉल, आपका ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, दूसरा क्या था, फैटी एसिड जो कि था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड वाले आपके नो डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में आपके डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं ग्लिसराइड्स में। ग्लिसराइड्स आपको याद है जहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बना था और हमने ग्लिसरॉल में फैटी एसिड लगाया था, ट्राईग्लिसराइड्स पढ़ा था हमने, मोनोग्लिसराइड्स पढ़ा था, डाईग्लिसराइड्स, तो यहाँ पे आपका बन गया ग्लिसराइड्स, जो हो गया ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अगेन इसमें आपका मोनोग्लिसराइड्स, डाईग्लिसराइड्स और ट्राईग्लिसराइड्स। आपके ट्राईग्लिसराइड्स में क्या आ गया, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स सैचुरेटेड, सॉलिड रहेंगे रूम टेम्परेचर पे, ऑयल्स जो है अनसैचुरेटेड, तो ये एक पहला चीज़, ये दूसरी चीज़। अब एक और है फॉस्फोलिपिड, ये हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको थर्ड। अब आपके फॉस्फोलिपिड में क्या हो गया, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट प्लस एन कंपाउंड, ओके। एग्जाम्पल क्या देखा था हमने, लेसिथीन, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन। अब एक और चौथा है आपका कॉम्प्लेक्स लिपिड, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूरल टिश्यूज़ में। आपकी हो गई लिपिड्स, सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स, ओके। तो क्या ध्यान रखना है, वाटर सॉल्युबल है आपके लिपिड्स, ट्राईग्लिसराइड्स क्या है, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना मत। ट्राईग्लिसराइड्स क्या हैं आपके, इसको हम रेड से ही लिख देते हैं ताकि आपको ये ध्यान में रहे। ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, ओके। फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, फॉस्फेट प्लस एन कंपाउंड। ऑयल्स क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट,
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, जो कि आपकी शुगर की चेन है, ठीक है। अब ना पॉलीसैकेराइड्स भी क्या है, अगर आप इसमें पढ़ें तो इसको हम थोड़ा सा और बैक ट्रैक करते हैं। यहाँ पे जितनी चीज़ें दी गई हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि पॉलीसैकेराइड्स आया कैसे। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, और ये आप केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ोगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्यों हम किस किस तरह से डिवाइड कर देते हैं ऑन बेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, उसके टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी पे एंड रिड्यूसिंग नेचर पे। ओके तो अब जो ये हाइड्रोलाइसिस वाले हो गए ना, इसमें भी हमने डिवाइड कर दिया है कैसे, यहाँ पे इसको कर लेते हैं मोनोसैकेराइड्स में, फिर आपका ओलिगो, और आपका पॉलीसैकेराइड्स, जो ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अब जो आपका ये है मोनोसैकेराइड्स वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, ओके, और ओलिगोसैकेराइड्स वो हाइड्रोलाइज होता है इनटू 2 to 10 यूनिट्स, और पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो बहुत सारे यूनिट्स में हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या हो गए आपके, ढेर सारे शुगर के चेन, ठीक है। तो अब देखो ये आप पॉलीसैकेराइड्स बहुत यूज़ करते हो, कैसे, सुबह सुबह आपने क्या किया, बिस्किट खा ली, स्टार्च आ गया, कपड़ा पहन लिया कॉटन, ठीक है, गाय ने क्या खाया, ग्रास, वहाँ सेलुलोज है, फिर से कार्ब खाया, वहाँ शेल है, काइटिन है जो कि है पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स हमारे आसपास है। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखो कि जो सेलुलोज है आपका वो क्या है, बीटा ग्लूकोज। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये बीटा ग्लूकोज है, और ये कहाँ पे है, इसका फंक्शन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है ये आपके प्लांट सेल वॉल का, प्लांट्स में मिलेगा, ओके। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आयोडीन से रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसमें कोई ब्लू कलर नहीं मिलेगा, ओके। और जब बात करते हैं स्टार्च की, ये है अल्फ़ा ग्लूकोज। इसका क्या क्या काम है स्टार्च का, कि प्लांट में एनर्जी स्टोर करके रखना है, ठीक है। ध्यान रखना ये ह्यूमन में नहीं, प्लांट में। अब जैसे आपके पोटैटो हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, हम सुनते हैं ना कि आलू में बहुत स्टार्च होता है, ठीक है, स्वीट पोटैटो, टी ओ, ओके, पोटैटो। अब जो है ये इसमें जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर में है, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर में है, तो यहाँ पे ये I2 को होल्ड करके रख सकता है, इसीलिए ये ब्लू कलर देगा। अगर ये आयोडीन को होल्ड करके रख सकता है तभी ये ब्लू कलर देगा, ओके। अब सेलुलोज की बात करते हैं, तो इसमें भी कोई हेलिक्स नहीं है, तो अब ये होल्ड ही नहीं कर पाएगा I2 को, तो ये अब ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर नहीं देगा, ठीक है। अब देखो ये, अब आपको लग रहा होगा कि ये अकेला स्टार्च ही जो है ये ऐसा क्यों ब्लू कलर दे रहा है, तो ये ना क्या करता है कि इसमें हेलिक्स है, तो ये जो I2 मॉलिक्यूल, जैसे आयोडीन की मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसको अपने अंदर ले लेगा और इससे ब्लू कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसीलिए ब्लू कलर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ओके। अब आप ये सारी चीज़ें आपने देख ली। ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोज। ये कहाँ आपके एनिमल्स में है, एनिमल्स में ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, जैसे कि लिवर में, मसल में, ओके। इनुलिन की बात करते हैं। इनुलिन जो है वो, उसका मोनोमर क्या है, मोनोमर मतलब कि वो किसकी चेन से बना है, यानी वो फ्रक्टोज से मिलके बना है, वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इसका भी क्या काम है, स्टोरेज का है, और ये प्लांट्स में। तो ये आपको समझ में आया कि इनुलिन कैसे बना, फ्रक्टोज की चेन से बना, और इसका काम है स्टोरेज, और ये है प्लांट्स में। काइटिन की बात करो तो ये है अमाइनो शुगर का मोनोमर, काइटिन है, इसका मोनोमर है अमाइनो शुगर,
और ये कहाँ आपको इसका फंक्शन एक्सोस्केलेटन में, आर्थ्रोपोड्स में, जो आपकी शेल वगैरह हो गई ना, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सेलुलोज है, यानी हर एक प्लांट के सेल वॉल में है, हर ट्री में है। तो सेलुलोज आपका क्या हो गया, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अगेन यहाँ आप अपना ये देख लेना, ग्लाइकोजन जो है ये इसकी किस तरह से क्या स्ट्रक्चर है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ग्लाइकोजन का मोनोमर कौन है, अल्फा ग्लूकोज। अब यहाँ पे एक बार देख लो आप कि स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, राइबोज का स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पे हमने बात कर लेते हैं एक बार कि जो शुगर की, जो पॉलीसेकेराइड की जो चेन्स है वो और किस टाइप की है। एक अमाइनो शुगर है और एक एन एसिटाइल शुगर है। अमाइनो में क्या किया आपने कि एक आपने जो OH ग्रुप है उसको हटा के NH2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अमाइन है तो यहाँ पे क्या NH2 लगाओगे, ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोसामाइन। इसमें ग्लूकोसामाइन में आपने क्या किया कि जो ये आपका ग्लूकोज है उसके साथ एक NH2 ग्रुप लगाया, और गैलेक्टोसामाइन में गैलेक्टोज प्लस NH2। अगर एक और टाइप 2 एक्स्ट्रा बोलो तो एसिटाइल शुगर, जिसमें क्या किया आपने, अमाइनो शुगर में NH2 के साथ एसिटाइल ग्रुप CH3CO भी लगा दो तो क्या हो गया, N एसिटाइल शुगर हो गया। अब N एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन क्या है, काइटिन का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है और ये कहाँ मिलते हैं, काइटिन में आपके मिल गए, ठीक है। जैसे कि ये होमोपॉलीमर है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये NCERT में भी है। आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में मिल गए, कार्ब्स में मिल गए, श्रिम्प में, इंसेक्ट में, फंगल सेल वॉल में भी मिलते हैं। हिपैरिन जो है ये मॉडिफाइड शुगर, ये ब्लड का एंटीकोगुलेंट, अगर आपने पढ़ा होगा एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, तो हिपैरिन जो है ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। हाइलुरोनिक एसिड, ये तो मुझे लगता है कि ये आपको पता होगा, ये कहाँ होता है, जॉइंट फ्लूइड्स में, कार्टिलेज में, और इसका काम होता है लुब्रिकेशन का। ऑफकोर्स जॉइंट में तो इसका काम लुब्रिकेशन का ही होना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट है, ये भी है कार्टिलेज में, ये काम करता है शॉक एब्जॉर्बर का। तो ये सब आपके हो गए टाइप 1 अमाइनो शुगर और टाइप 2 एन एसिटाइल शुगर। अब हम देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि इसको लाइफ का ब्लूप्रिंट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है ये ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। नाउ इसे वैसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अपने जेनेटिक्स के चैप्टर में, फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जो आपका जो DNA का फीचर्स है। पहले तो ये देखो कि जो वॉटसन एंड क्रिक थे, इन्होंने बताया था 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में, ओके। और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, कब मिला था, 1962 में, ठीक है। अब क्या है, डबल हेलिक्स है, 2 एंटी पैरेलल है, ये देख लो, एक 5' है, 2 3' है, तो एक 3' यहाँ पे, एक 5' एंड इस तरफ 2 3', ओके। ए जो है पेयर्स विद डी, ये आपको समझेगा ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो जो एडनिन है वो थाइमिन के साथ पेयर करता है, और यहाँ पे दो बॉन्ड्स होते हैं, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर अप करता है, और यहाँ पे 3 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और जो ईच टर्न है आपके, उसमें कितने हो गए, 10 बेस पेयर होते हैं। अब इसमें आपको समझेगा कि ये ईच टर्न की क्या बात की, ये जो आपको टर्न दिख रहा है, ये जो यहाँ टर्न लिया जा रहा है, यहाँ पे कितने हो गए आपके, 10 बेस पेयर मिलेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो कि इसमें क्या बोला गया है, पिच जो है 34 एंगस्ट्रॉन की होती है, राइज पर बेस 3 एंगस्ट्रॉन, और स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री पर बेस पेयर, ओके। अब क्या बोल रहा है, जो इसकी एक पिच है, यानी कि आपने यहाँ तक
ये जो बोला है दिस इज़ 34 एंगस्ट्रॉन और एक राइस पर बेस, अब ये क्योंकि 10 बेस पेयर है तो यानी कि एक बेस पेयर में कितना आपकी डिस्टेंस होगी, वो 3.4 एंगस्ट्रॉन की। और लेकिन ये पूरे एक पिच में कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन। ओके, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे और समझ लेते हैं अच्छे से, जो हमने इतने देर से पढ़ा कि ATGC क्या पढ़ा। ओके, अब ये देखो, जो ये न्यूक्लिक एसिड होती है ना, ये आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। और इसमें क्या क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। ठीक है, अब अगर इसमें आप एक शुगर ऐड कर दो, जैसे कि आप देखो, पहले तो आप देख लो कि न्यूक्लियोटाइड क्या है आपका, नाइट्रोजनस बेस है, इसमें शुगर भी ऐड कर दिया, आइदर राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, और एक फॉस्फेट ग्रुप डाल दिया, तो ये आपका हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। और अगर आप ओके, यहाँ पे हमने दोनों चीज़ को सेम रख दिया, दिस इज़ न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोसाइड होता है, यहाँ ऐसा आएगा। तो न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस भी है, शुगर भी है इसमें, बट फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। ओके, अब देखो एडेनिन जो है, एडेनिन जो है वो कौन सा टाइप है, प्यूरिन का, DNA में भी है, RNA में भी है, ग्वानिन भी प्यूरिन है, इन DNA RNA बोथ में। साइटोसिन जो है वो पायरिमिडीन है, वो दोनों में प्रेजेंट है। थाइमीन जो है वो सिर्फ DNA में प्रेजेंट है, और दिस इज़ ऑल्सो पायरिमिडीन, ये RNA में नहीं है। अब यूरासिल जो है वो पायरिमिडीन भी है, लेकिन वो DNA में नहीं है और वो RNA में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो, पहले तो समझते हैं कि प्यूरिन, पायरिमिडीन क्या है। जो प्यूरिन होती है ना, वो आपकी 2 रिंग्स वाली होती हैं, और पायरिमिडीन आपकी 1 रिंग वाली होती है। तो हम ऐसे याद कर लेते थे, AG पूरी, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो AG पूरी खाओगे क्या, तो आपकी A और G हो गई प्यूरिन। ओके, और जो बाकी बच गए साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, वो प्यारी, CT प्यारी, CT आपकी बहुत प्यारी है, उसमें U भी लगा दो बेचारी को। तो AG पूरी, CT प्यारी। ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्या कौन सा होता है, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, एडेनिन का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, और ये आपका एडिनोसिन आ गया। पायरामिडीन यानी आपकी यूरासिल, यूरिडीन और एडिनेलिक्स एसिड। अब यहाँ पे आपने देखा किस तरह से नाइट्रोजनस बेस है, उसी को हमने लेके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बना दिया। तो न्यूक्लियोसाइड बेसिकली क्या हो गया, अब आप यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है, न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड्स अपने क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड में कुछ नहीं किया आपने, बेस प्लस शुगर है, बस शुगर है, और आपकी जो न्यूक्लियोटाइड है, बेस प्लस शुगर प्लस एक फॉस्फेट, यहाँ देख रहे हो फॉस्फेट भी आ गया, तो आपने इसको न्यूक्लियोटाइड बना दिया। ओके, और अब यहाँ पे आप देखो, ये ऑफ कोर्स DNA RNA जो है फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो वाटसन क्रिक मॉडल हमने देख लिया। अब बॉन्ड्स ध्यान रखना, पेप्टाइड बॉन्ड किस में है, पेप्टाइड बॉन्ड आपके प्रोटीन में है। ठीक है, जिसमें वाटर के डिहाइड्रेशन से रिएक्शन बनती है, जिसको हम डाइपेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे है, इन पॉलीसेकेराइड बिटवीन 2 कार्बन एटम ऑफ एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स। अगेन यहाँ पे भी क्या है, डिहाइड्रेशन। फॉस्फोडाइस्टर ये कहाँ पे मिलेगा आपको, न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो यहाँ पे ना, अब ये देखो इसको क्या लिखा है, बॉडी का केमिकल ट्रैफिक। तो पहले तो एक चीज़ आप जान लो कि बॉडी में ना 1000 ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और सब स्पेसिफिक अमाउंट में है। आप अगर देखो तो जैसे हर एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
उसमें क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, इन्हें कहते हैं मेटाबोलाइट्स या बायोमोलिक्यूल्स। ये तो हमें पता लग गया, और हर एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। तो अगर हम बात करें आपके ब्लड ग्लूकोज, ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। इसका नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो अब देखो, जो आपका ब्लड ग्लूकोज है वो नॉर्मल अमाउंट में क्या है, 4.2 टू 6.1, ओके। कि डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन आपका बन सकता है। हार्मोन्स जो है वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, नैनोग्राम्स में पर ml। और ये आपको पता लग गया कि बिलो 4.2 इट विल बी हाइपोग्लाइसेमिक, और 6.1 से अबव गया तो ब्लड ग्लूकोज, तो आपका डायबिटिक्स का रिस्क हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ आप और जान लेना इसमें कि जब भी अगर हमारी कोई भी बॉडी में कुछ भी इक्विलिब्रियम में गया, इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू डेथ। अब जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो, आराम से चल रही है, लेकिन जैसे ही वो रोक दिया आपने, अब वो स्टेडी स्टेट में आ गई, वो इक्विलिब्रियम में आ गई, अब क्या हुआ, वो इज इक्वल टू डेथ। और नॉन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लाइफ। तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा, कोई एनर्जी, कुछ भी, कोई ब्रेकडाउन किसी चीज़ का ना कुछ बन रही है, तो आपका सिस्टम है डेड ऑर्गेनिज्म इक्विलिब्रियम में रहते हैं। लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम क्या, जो आपके रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं, एनर्जी यूज़ हो रहा है, काम हो रहा है, तो वो क्या हो गया, लिविंग बीइंग है, लिविंग सिस्टम है, दैट इज़ ह्यूमन बॉडी, ओके। और एक और चीज़ आप थोड़ा बहुत देख लो कि एक दो चीज़ हम टर्म्स और देख लेते हैं कि स्टेडी स्टेट क्या है। स्टेडी स्टेट क्या है, जहाँ कंडीशन, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स रिमेन कॉन्स्टेंट इवन दो दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड ब्रोकन। और मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या है, मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या है, बायोमोलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बट कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम, ठीक है। मतलब जैसे नदी की तरह, पानी हमेशा बदलता है लेकिन नदी की जो डेप्थ है वो सेम रहती है, दैट इज मेटाबॉलिक फ्लक्स। ऑल केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म टुगेदर आर दीज केमिकल रिएक्शन, ओके। एनाबॉलिक पाथवे हो गया, एक कैटाबॉलिक पाथवे। इसमें बायोसिंथेसिस सिंप्लेक्स बोल रहा है, जो आपकी जो कॉम्प्लेक्स एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और ये क्या है, अमाइनो, इसका एग्जाम्पल है, ये हम यहाँ थोड़ा डिफरेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपलर, मतलब आपके जो सिंपल स्ट्रक्चर से है उससे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, तो क्या हो गया, अमाइनो एसिड से आपका ये एसिड से, जैसे आपने प्रोटीन बना लिया, अमाइनो एसिड से प्रोटीन, ये थोड़ा यहाँ चला गया, इसको यहाँ आना चाहिए था, अमीनो एसिड से प्रोटीन। एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल, ओके। अब कैटाबॉलिक में क्या हो, यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि आपने एक सिंपल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स वाले से आपने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया, ओके। तो इसमें क्या होती है ना, एनर्जी रिलीज होती है। अब जैसे एग्जाम्पल भी एक बार देख लेते हैं, ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड इन आर स्केलेटल मसल। तो जब कोई भी चीज़, अब यहाँ पे ये टूट रही है, अब यहाँ पे आपकी जुड़ रही थी, यहाँ आपकी टूट रही है, तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी क्या है, करेंसी है, एटीपी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगेन दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो ये जो एनर्जी निकली ना, इन्होंने क्या किया, इसको ट्रैप कर लिया, इस एनर्जी को, और एक केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया। और जब भी अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, व्हेन इट्स नीडेड, द बॉन्ड एनर्जी इज़ यूटिलाइज, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इज बॉन्ड एनर्जी इन अ केमिकल कॉल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
दिस इज़ एटीपी। एटीपी के बारे में समझते हैं हम लोग, एनर्जी की करेंसी बार बार बोला जाता है। तो ये इस तरह से स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पे आप एक बार देख लो एंजाइम्स के बारे में देखते हैं कि एंजाइम्स एक्चुअली है क्या। इसको बॉडी का केमिकल फैक्ट्री क्यों बोला गया है? पहले तो प्रोटीन्स है, मोस्टली जो है प्रोटीन्स है, और ये क्या करते हैं, कैटेलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब कि ना, अब जैसे कोई भी चीज़ अगर स्लो चल रही है, सपोज आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि कोई भी चीज़, जैसे कि आपको ए से बी जाना है, आप पैदल भी जा सकते हो, ठीक है, पैदल गए, मान के चलो आपको एक आवर लग गया, लेकिन वही आपको किसी ने अपनी गाड़ी पे लिफ्ट दे दी, तो वो आप 15 मिनट में तो वहाँ पहुँच जाओगे आराम से, ठीक है। तो ये जो आपको गाड़ी जो मिल गई ना, दैट इज़ आपको एंजाइम। इसने क्या किया, एज अ कैटलिस्ट काम किया, और आप जहाँ 1 घंटे लगने वाले थे, आप 15 मिनट में आपका काम हो गया। तो ज़्यादातर जो एंजाइम्स आपके जितने भी हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, बट राइबोजाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ ये देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी देख लेते हैं। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट जो रिएक्शन में जाने वाला है, यानी आप पॉइंट ए पे और आप पॉइंट बी पे प्रोडक्ट, इस तरह से आप ध्यान रखना, ठीक है। आप पॉइंट बी पे हो प्रोडक्ट, क्योंकि वही फाइनल चीज़ है, आपको जहाँ जाना था, और जहाँ भी आप स्टार्टिंग में हो वो हो गया सबस्ट्रेट। तो अगर ऐसे आप सबस्ट्रेट को देख लो, उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर उसको एंजाइम नहीं मिला, लेकिन आपको अब गाड़ी मिल गई तो आपको इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी। यानी आप चलोगे, मेहनत करोगे, आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, आपको भूख भी लग जाएगी, लेकिन वही आपको कोई गाड़ी पे बैठा के मस्त पहुंचा दे तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम हो गई। अब ये देखो, ये वाला है आपका एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ये वाला हो गया विदाउट एंजाइम, ठीक है। अब इसमें गैप भी देखो कितना गैप आ गया। ओके, तो यही यहाँ पे बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट। तो जो ये आपकी ट्रांजिशन ये स्टेट है ना, दैट इज़ हाईएस्ट, मतलब कितना आपको हाई एनर्जी लग सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें देख लेते हैं कि एक्टिव साइट होता है एंजाइम में, दैट इज़ पॉकेट वेयर जो सबस्ट्रेट जाके फिट हो जाता है, समझ लो। इस तरह से आपकी एंजाइम्स हो गई, और यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, पॉकेट से जहाँ पे जाके आपके सबस्ट्रेट फिट हो जाएंगे। ओके, ये आपके सबस्ट्रेट है। और कुछ चीज़ें हम जो आगे ऑल द वे पढ़ेंगे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए। जो डी नेचर आपने सुना है, प्रोटीन जो है वो डी नेचर हो जाते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है ना, हाई अगर आप टेम्परेचर दोगे तो वो डी नेचर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है अगर आप ज़्यादा भी प्रोटीन वाली चीज़ों को उबाल लो, उसको पका लो, तो उसमें से प्रोटीन ख़त्म ही हो जाता है, तो आपको मिलेगा ही नहीं। और एक और चीज़, ये थोड़ा सा आप एंजाइम रिएक्शन देख लो। आपका एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आया, मतलब कि आप आ गए यहाँ पे, आपको एक आप हो गए सबस्ट्रेट, आपको एक गाड़ी मिल गई, ये हो गई एंजाइम, आप पहुँच गए दूसरी जगह, गाड़ी अलग, आप अलग, ई अलग, पी अलग, ठीक है। पहले आप दोनों बैठे, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, और फिर ई अलग और पी अलग, ठीक है। क्योंकि अब एंजाइम को एक ही काम थोड़ी है, अब वो बाकी सबस्ट्रेट की भी तो जाके मदद करेगा ना, इसीलिए वो प्रोडक्ट बनते ही वो प्रोडक्ट से अलग हो जाता है। अब देख लो यहाँ पे एंजाइम के फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम की एक्टिविटी कैसे कैसे अफेक्ट हो सकती है। पहले तो टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। हाई पे हमें पता है कि डी नेचर हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी पूरी लॉस हो जाएगी। लेकिन कुछ होते हैं थर्मोफिलिक एंजाइम जो 80 to 90 डिग्री पे भी स्टेबल रहते हैं। पीएच
अब सारे जो एंजाइम है उनको एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ठीक है। जैसे आप पेप्सिन देख लो, पेप्सिन है एसिडिक चाहिए, पेप्सिन को, ट्रिप्सिन को एल्कलाइन चाहिए, अमाइलेज को न्यूट्रल चाहिए। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसे? मोर सबस्ट्रेट मोर प्रोडक्ट इनिशियली। यहाँ पे देखो मैक्सिमम वेलोसिटी, सैचुरेशन पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, जितना ज़्यादा आपका सबस्ट्रेट है उतनी जल्दी जल्दी काम होगा इनिशियली में, लेकिन एक टाइम के बाद क्या सैचुरेशन आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा आपका जो है एंजाइम यूटिलाइज हो गया। तो इसी में जहाँ पे सैचुरेशन आ गया वो आपका वी मैक्स हो गया, और उसकी जो हाफ हो गई वेलोसिटी वो वी मैक्स बाय 2 हो गई। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इनहिबिटर रिजेंबल सबस्ट्रेट, competes फॉर एक्टिव साइड, ठीक है। मैलोनेट इनहिबिट्स सक्सिनिक डिहाइड्रेट। अब देखो जो इनहिबिशन होते हैं, इनहिबिटर्स का क्या काम होता है, इन एंजाइम्स को ना काम ही नहीं करने देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव वाले कैसे हो गए कि ये सबस्ट्रेट जैसे जैसे सबस्ट्रेट है इसके जैसे ही दिखेंगे, और क्या करेंगे आके ना एंजाइम को रोक देंगे, उसके साथ बाइंड करके उसे रोक देंगे, काम नहीं करने देंगे। इस तरह से ये सारे हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। हमने देखा है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, अगर वरना क्या होता है अबव 40 डी नेचर हो जाते हैं, अपना शेप लॉस कर देंगे। तो जितने भी ह्यूमन आपके एंजाइम हैं वो जनरली ऐसा होता है। लेकिन जो थर्मोफिलिक एंजाइम्स है ना वो आग में भी काम कर सकते हैं। वो आपको कहाँ मिलते हैं? आपके हॉट स्प्रिंग्स में, जो सल्फर वेंट्स होते हैं, कि 80 to 90 डिग्री में आराम से स्टेबल रह सकते हैं, ठीक है। स्पेशल इसके एग्जांपल एक टैग पॉलीमरेज जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। और इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। पीसीआर जो टेक्निक है, टैग पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस हॉट स्प्रिंग में, जो ये 94 डिग्री पे है, ये डीनेचर हो जाते हैं। ये आपको जो कोविड टेस्ट होते हैं आपके RT-PCR वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्यों किया जाता है ये 94 डिग्री C और एवरीथिंग, ये थोड़ा डिटेल में है, वो आप आगे पढ़ोगे। केमिकल रिएक्शन वर्सेस फिजिकल रिएक्शन। केमिकल में क्या, फिजिकल में क्या हो गया, बॉन्ड्स जो है नॉट ब्रोकन, ओनली शेप एंड स्टेट चेंज, और जनरली रिवर्सिबल होते हैं। यानी इसमें कोई बॉन्ड, कोई भी जो बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा। जैसे अब आइस से आपका वाटर बन गया, शुगर, और उससे क्या हो गया, स्टीम बन गया, और जो शुगर है डिजॉल्व हो गया वाटर में। तो दीज आर जस्ट फिजिकली चेंज हो रहे हैं, इनका शेप चेंज हो रहा है, बट इनमें कोई बॉन्ड्स का ब्रेकेज नहीं हो रहा। वहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन देखो, उसमें बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, ओके। अब देखो रेट फॉर्मूला क्या है, रेट इज इक्वल टू जितना आपका प्रोडक्ट उतना टाइम, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रेट, जितना प्रोडक्ट है बाय टाइम। क्या बोलोगे, अमाउंट, जितना अमाउंट का प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको हम रेट बोल देंगे। और एक चीज़ और, टेम्परेचर रूल, अगर आप 10 डिग्री चेंज करोगे, या तो जो रेट है सपोज 2R हो जाएगा, या तो R/2 हो जाएगा। तो ये इसके चेंज, 10 डिग्री अगर आप टेम्परेचर चेंज करो तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है आपके रिएक्शन में, ओके। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की पावर 10 टाइम फास्टर। अगर आप देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ना, इसमें क्या 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर बनेंगे विदाउट एंजाइम, बट अगर वही आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाल दो तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड बनेंगे। देख रहे हो आप कितना, 10 मिलियन टाइम्स इसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो गई। 1 सेकेंड विथ एंजाइम इज इक्वल टू मोर देन 3 years विदाउट एंजाइम। देख रहे हो, जो आपने 1 सेकेंड में जो काम कर लिया वो आपको 3 साल लग जाएंगे बिना एंजाइम के। अब एक चीज़ और ध्यान रख लो, यहाँ पे हम ये जो देख रहे हैं आपको, ये ग्लाइकोलाइसिस जो है इसका सेम पाथ डिफरेंट प्रोडक्ट। अब जो ग्लूकोज ही है ना, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होते हैं और इससे बनता है पायरुविक एसिड। लेकिन आप देख रहे हो सिचुएशन के हिसाब से इसमें 3 अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। जैसे कि अब स्केलेटल मसल है, वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बन गया, नॉर्मल जो कंडीशन है एरोबिक, वहाँ पायरुविक एसिड बन गया, और यीस्ट फर्मेंटेशन में इथेनॉल बन गया, ओके। सेम रिएक्शन डिफरेंट फाइनल प्रोडक्ट्स, उसका कंडीशन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ बन गई।
अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो कि 4 स्टेप जो हमने, सबस्ट्रेट, गाड़ी आई, गाड़ी से आप उतर गए, तो पहले क्या हुआ, हमने अगेन आपका जो एंजाइम है यहाँ पे आके मस्त बाइंड हो गया आपका सबस्ट्रेट। अब एंजाइम ने थोड़ा चेंज कर लिया अपना शेप, ठीक है, कि वो उसमें अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ से आपका बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर वो प्रोडक्ट बन गया तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और बाद में स्टेप 4 में आपका अपना प्रोडक्ट अलग चला गया और एंजाइम अलग चला गया। क्यों? अभी इसको जाके वापस से अलग अलग सबस्ट्रेट के साथ और काम करना है, तो फाइनल में क्या बचा? प्रोडक्ट। ठीक है। अब मैलोनेट वर्सेस सक्सिनेट। ओके, अब देखो ये जो आपका सक्सिनेट है ना वो सबस्ट्रेट है, और मैलोनेट क्या है? इनहिबिटर है। तो ये 4 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की चेन है, ये इसका कॉम्पिटिटर है। अब क्या होगा कि ये क्या करेगा? इनहिबिटर ना आके एंजाइम को लगेगा अरे ये तो चलो सबस्ट्रेट है, वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा। बेचारा एंजाइम आ रहा है यहाँ से बाइंड होने के लिए सक्सिनेट के साथ, लेकिन मैलोनेट बीच में आ गया और एंजाइम को लगा अरे ये तो शायद सक्सिनेट है, और दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो अब ये क्या किया? इसके साथ बाइंड हो गया, और इस वजह से क्या हुआ? ये रिएक्शन हुई ही नहीं। ओके, तो फर्स्ट ये ब्लॉक कर देगा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना। तो ये आप जो कर्व साइकिल है उसमें पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आएंगी ये सारी डिटेल में, और आप वहाँ पे चीज़ें पढ़ोगे। ओके, तो अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। मैलोनेट क्या? 1 कार्बन लेस, ठीक है। तो एंजाइम्स जो हैं आपके, जो इसके इनहिबिटर्स है, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, और एंड प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटिव आपने ये देख लिया, एक जैसे दिख गए और रोक दिया एंजाइमेटिक रिएक्शन को। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या? इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव है लेकिन वो कंपटीशन नहीं है, वो खुद ही आके जो आपके इनहिबिटर्स हैं वो इसको रोक देंगे एंजाइमेटिक। और एंड प्रोडक्ट मतलब आपका जो प्रोडक्ट बन गया उसी का एक हिस्सा टूट के आएगा और एंजाइमेटिक रिएक्शन को रोक देगा। ठीक है, अब एक बार काम करो, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो आपके एंजाइम्स के जो क्लासिफिकेशंस है वो क्या क्या है, और इसके बाद एक और चीज़ है, आपके कोफैक्टर्स भी आ जाएंगे इसमें, हम ये कोफैक्टर्स भी देख लेंगे। तो एंजाइम की एक बार क्लासिफिकेशन फटाफट देख लो। ओथिली। ओके, एंजाइम आपके क्या हो गया? ऑक्सीडो रिडक्टेज, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, ओ से आपने याद कर लिया। ऑक्सीडेज, ट्रांसफरेज, जिसमें एक ग्रुप का ट्रांसफर होगा अदर देन एच। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस में क्या? हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। लाइसिस में रिमूवल ऑफ ग्रुप लीविंग डबल बॉन्ड, कोई भी ग्रुप रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड। आइसोमरेज में इंटर कन्वर्ट आइसोमरेज, इसके आइसोमर्स जो है वो कन्वर्ट होके दूसरे में बन जाएंगे। लाइगेजेस में लिंक टू कंपाउंड, 2 कंपाउंड को जोड़ देगा। तो आपको ये याद रहेगा, OTHY ली, ओथिली से आप याद रख लोगे आपके जितने भी एंजाइम्स हैं उनके क्लासिफिकेशंस को। अब देख लेते हैं कोफैक्टर्स क्या है, जो एंजाइम्स के हेल्पर है। ये क्या है? एंजाइम के हेल्पर। तो ये क्या है? नॉन प्रोटीन कंपाउंड कंपोनेंट्स है, एंजाइम एक्टिविटी में चाहिए एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ओके, और एंजाइम, एक चीज़ और ध्यान रखना, एंजाइम एपो एंजाइम क्या हो गया? ऐसा एंजाइम जिसमें कोई कोफैक्टर है ही नहीं। ठीक है, और जहाँ होलो एंजाइम क्या हो गया? जहाँ पे कोफैक्टर है। एपो एंजाइम में कोई कोफैक्टर नहीं है, होलो एंजाइम में कोफैक्टर है। इसके 3 तरह के टाइप्स हो गए। प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एग्जाम्पल हीम इन परऑक्सीडेज कैटेलेज। ओके, हीम कहाँ पे? आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप है, टाइटली बाउंड है, कौन सी रिएक्शन में? कहाँ पे? परऑक्सीडेज या कैटेलेज में, यानी H2O2 H2O
प्लस O2 रिएक्शन में कोएंजाइम लूजली बाउंड, ये क्या थे टाइटली, प्रोस्थेटिक है इनको अच्छा दिखना है तो ये टाइटली बाउंड हो गए, कोएंजाइम है ये लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विटामिन्स, तो इनका क्या हो गया, ये विटामिन से बने होते हैं और NAD प्लस NADP विटामिन B3 नियासिन बेस, तो अब क्या हो गया, ये विटामिन से बने होते हैं NAD प्लस NADP नियासिन विटामिन B3 से। ओके, अब होते हैं मेटल आयंस, जैसे कि आपके जिंक हो गए, को फैक्टर फॉर कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज, जो आपका कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज है इसके लिए ये क्या होते हैं, को फैक्टर होते हैं। अब एक और चीज़, को फैक्टर को रिमूव करो, एंजाइम एक्टिविटी गॉन, मतलब कि एंजाइम के हेल्पर्स को आपने क्या बुला दिया, को फैक्टर्स। जल्दी से अब एक बार रिवीजन देख लेते हैं। मोस्ट अबेंडेंट क्या है, कौन सा केमिकल है ह्यूमन में, 70 to 90% है, वाटर है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है कोलाजन। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में रुबिस्को। एनिमल में है कोलाजन। अमाइनो एसिड 20 टाइप के हैं। न्यूक्लियोटाइड्स 5 तरह के हैं, ATG, CU। थाइमीन DNA में होगा, यूरासिल RNA में होगा। AT 2 बॉन्ड्स होंगे, GC में 3 बॉन्ड्स। DNA की एक पिच होती है 34 एंगस्ट्रॉन की और उसका राइज ऑफ 1 बेस पेयर इज 3.4। स्टार्च प्लस आयोडीन ब्लू हेलिकल स्ट्रक्चर। सेलुलोज जो है वो होल्ड नहीं कर सकता I2 को, तो ब्लू कलर नहीं देगा। काइटिन आपको मिलेगा आर्थ्रोपोड में। पेप्टाइड बॉन्ड डिहाइड्रेशन हो गया, क्या है, प्रोटीन। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पॉलीसेकेराइड्स शुगर्स में। ईस्टर लिपिड्स में। फॉस्फोडाइस्टर न्यूक्लिक एसिड में। हीमोग्लोबिन में क्या होता है आपका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा सब यूनिट। क्वाटरनरी प्रोटीन। राइबोजाइम इकलौता ऐसा एंजाइम जो RNA है विथ कैटेलिटिक एक्टिविटी में, ये प्रोटीन नहीं है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रिवर्सिबल, ये पूरे रिएक्शन को ही रोक देंगे। मैलोनेट क्या करेगा, मैलोनेट किसको करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है। एनाबॉलिक बल्क यानी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। कैटाबॉलिक ब्रेक करेंगे यानी एनर्जी रिलीज करेंगे। को फैक्टर आपके प्रोस्थेटिक प्लस कोएंजाइम प्लस मेटाआइन, ये सारी चीज़ें आपकी को फैक्टर हैं। NAD प्लस NADP इज नियासिन B3 कोएंजाइम। ओके, अब ना एक काम करते हैं, अब हम क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो नीट के। तो दो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, अभी हमने देखा था कि बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट क्या है, रुबिस्को। और वही आपको अगर ह्यूमन में बात कर ले, अगर आपको पूछा जाए कि ह्यूमन में सबसे ज़्यादा अबंडेंस में क्या होगा, तो आप क्या आंसर दोगे, कोलाजन। ठीक है, ये आपका हो गया बायोस्फीयर में। अगर आपको ह्यूमन में बोला तो आप बोलोगे कोलाजन। ओके, अब विच बॉन्ड लिंक्स अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, तो हमने देखा था कि अगर हम 2 अमाइनो एसिड ले ले और इसमें से आपका H2O निकाल दे, दिस इज आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, क्वेश्चन 3 देखो क्या है। क्वेश्चन 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। याद करो क्या है, मॉर्फिन। मॉर्फिन कैसे आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बिकॉज ग्लूकोज अमाइनो फैटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और इसके फंक्शन हमें नोन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। AT के बीच में कितने बॉन्ड थे, जल्दी जल्दी याद करो। AT के बीच में थे 2 बॉन्ड। ओके, और G और C के बीच में थे 3 बॉन्ड्स। ओके, राइबोजाइम इज RNA विद अ कैटेलिटिक एक्टिविटी। ये हमने देखा था कि ये इकलौता है ऐसा जिसमें ये RNA है विद कैटेलिटिक एक्टिविटी। स्टार्च आयोडीन टेस्ट गिव ब्लू कलर। अब स्टार्च आयोडीन कहाँ पे देगा, किसमें ब्लू कलर देगा, ग्लूकोज इज रिलीज्ड। स्टार्च याद है आपको, स्टार्च हैज़ हेलिकल स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स I2, तो ये इसका आंसर होगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ एन एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक एंजाइम रिजेंबल सबस्ट्रेट इन स्ट्रक्चर चेंजेस pH। तो ये क्या करते हैं, क्वेश्चन 7 का अगर आप देखें तो
ऑल्दो तो ये ब्लॉक करते हैं एंजाइम्स को, लेकिन परमानेंटली तो नहीं करते, ये रिजेंपल करते हैं अपने सबस्ट्रेट्स की। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, क्योंकि ये सबस्ट्रेट जैसे दिखते हैं और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोक देते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एट सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल पे जो आपका एक प्रोटीन का जो बॉन्ड है स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एट सेकेंडरी लेवल, दैट इज़ क्या था, कुछ याद करो। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बन के किसको फिक्स करता है, वो दोनों जो आपकी बीटा प्लेटेड शीट थी और अल्फा हेलिक्स, वहाँ पे दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड का यूज़ होता है टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। दैट्स वाई इसका आंसर होगा बोथ। Km वैल्यू ऑफ एन एंजाइम क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ वी मैक्स, ऑप्टिमम pH या ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये क्या करता है, ये बताता है कि सबस्ट्रेट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है आपके हाफ वी मैक्स पे, दैट इज दिस Km वैल्यू टेल्स यू, जिसको Km को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन 10, काइटिन इज प्रेजेंट इन, काइटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है फंगल सेल वॉल में एंड आपके आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन में। विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग वर्ल्ड, मोस्ट अबंडेंट केमिकल लिविंग वर्ल्ड में कौन सा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और एनसीईआरटी के आपकी टेबल नंबर 9.4 में भी है, जहाँ पे सेल की कंपोजिशन दिए हैं, वहाँ पे बताया गया वाटर है आपका 70 to 90%, यानी आ जाएगा वाटर। ATP स्टैंड्स फॉर, ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसका आंसर है ए। हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोटीन, इट्स क्वाटरनरी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। विच बेस is present in RNA but not in DNA, that is uracil. The pitch of bDNA is, अब बताओ, अब यहाँ पे आता है कि जो आपका पिच था वो कितना, उसका जो पिच था bDNA का वो कितना है। तो अगर हम पिच की बात करें, यानी कि जो आपका रिवॉल्व हो रहा था, दैट इज अ 1 पिच, तो इट वॉज 3.4 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। वो जो आपको जो 1 बेस पेयर है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉन, ये ध्यान में रखना। विच एंजाइम इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन ऑफ H2O2, कुछ याद है आपको, H2O2 हमने कहीं पे तो देखा था, हमने वहाँ पे क्या बात करी थी, यहाँ पे हीम यूज़ होता है एज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन कैटलिस्ट, कुछ याद आया, तो दैट इज कैटलेज, हीम ग्रुप यूज़ हो रहा था यहाँ पे, ये लिवर सेल में होता है, एंड H2O2 इज़ अ हार्मफुल बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या करता है, इसे ब्रेक डाउन कर देता है H2O में प्लस H2O प्लस O2 में, ओके, दैट इज कैटलेज रिएक्शन। कोफैक्टर, दैट इज अ मेटल आयन इन एन एंजाइम, हमने लास्ट में कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज जिंक इन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये शायद हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। एपो एंजाइम क्या है, इसमें क्या होता है, कोफैक्टर जो है वो नहीं होता है, ठीक है। अपो इज मीन्स विदाउट एनी कोफैक्टर, प्रोटीन पार्ट बट एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। ग्लाइकोजन इज स्टोरेज इन, अब ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा था, कुछ याद आया, एनिमल एनर्जी जहाँ पे स्टोर होती है, लिवर में मेन ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ओके, मसल्स, लिवर्स एंड मसल्स। द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA इज, अब DNA में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा पढ़ा था हमने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ओके। विच विटामिन फॉर्म्स को एंजाइम एंड NAD+ में कौन सा था, विटामिन B3। इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, इनोलिन किसका पॉलीमर था, फ्रक्टोज का, याद करो, नहीं याद है तो एक बार आप वापस जाके देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट, इसका हमने स्ट्रक्चर भी देखा था इस अमाइनो एसिड का,
ये काफ़ी सिंपलेस्ट है, दैट इज़ ग्लाइसिन। एनाबॉलिक रिएक्शन इन बॉडी, 2 रिएक्शन पढ़े थे हमने, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। यानी एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक में क्या था, ब्रेक डाउन हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी। एना मीन्स मतलब बिल्ड हो रहा था, कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। which of this is not a property of enzyme? They are biological catalyst, they lower activation energy, they are consumed in reaction, they are specific to substrate। तो क्या था, अगर आपको याद होगा, E+S enzyme substrate, फिर enzyme प्रोडक्ट, E अलग हो गया, P अलग हो गया, यानी ये कंज्यूम नहीं होते, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तो इसके साथ चैप्टर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, जो इंडेक्स क्वेश्चन आंसर है, उसको डिस्कस कर लेंगे। आप एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, अच्छे से सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा वापस से चैप्टर को जाके पढ़ो, और एनसीईआरटी में ज़रूर पढ़ो। एनसीईआरटी साथ में इस वीडियो को देखो, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, जाके समझो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ में इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं जितने भी वीडियोस लाते रहूँ आपको पता लगते रहे। इसके बाद हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, और उसके बाद हम लगाएंगे 100 PYQ बायोमोलिक्यूल्स के। ओके, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, और किसी बात की टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है अभी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।